आज हम बात करेंगे खासकर झारखंड, बल्कि झारखंड ही क्यों, पूरे भारत के आदिवासियों की भाषा, संस्कृति, इसकी जो मुश्किलों को लेकर हमेशा चर्चा होती है। आज हम उस पर बात करेंगे और हम जानना चाहेंगे कि आखिर मुश्किलें हैं कहाँ पे। इसमें समाज जो मुश्किलें हैं उसको आगे समाधान के लिए समाज की ओर से क्या पहल की जा रही है, सरकारें, व्यवस्था क्या पहल कर रही हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। इस खास बातचीत के लिए आज हमारे साथ में एक शख्सियत मौजूद हैं और वो अभी दिल्ली से रांची आए हैं और मेरा फॉर्चुनेटली ये आज हमारे साथ में है। मैं जोहार करता हूँ। जोहार जोहार। आपको बताऊं कि हमारे साथ हैं एडवोकेट निकोलस बारला और आपको पता है कि कुडुख जो है झारखंड ही नहीं देश के बहुत बड़ी आबादी, करीब 60 लाख से ज़्यादा आबादी जो है कुडुख भाषियों की है। और इस खास मसले पर बातचीत करने के लिए हमने आमंत्रित किया है एडवोकेट बारला को। तो बारला जी को फिर से मैं आमंत्रित करता हूं और मैं थोड़ी समझ आपसे विकसित करना चाहता हूं। मैंने सुना है कि आपने यूएन में काफ़ी काम किया, यूएन के में जाकर भी काफ़ी काम किया है भाषा संस्कृति को लेकर। और आपने क्या महसूस कर रहे हैं आज भारत में जो आदिवासियों की भाषा है, उनकी संस्कृति, उसको लेकर कोई बहुत नज़रअंदाज किया जाता रहा। ये तो सदियों से चली आ रही एक परंपरा जैसी बात रह गई है। तो अब क्या इसका कुछ समाधान भी आप तलाशते होंगे? क्या मुश्किलें हैं और क्या समाधान हो सकता है? ये जो अपना आदिवासी भाषा और जो भाषा का बोल रहे हैं तो ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है माने। तो इसलिए भाषा बहुत मायने करता है माने। एक व्यक्तित्व, एक बच्चा वो जो भाषा बोल रहा है उसके ऊपर क्या प्रभाव होता है और उसका विकसित में व्यक्तित्व में कैसे इसका असर होता है, तो सारी चीज ये भाषा के ऊपर रहा। तो इसलिए जो मातृभाषा जो बोल रहे हैं, मेरे माँ का भाषा, मेरा पिताजी का भाषा, मेरा गांव, मेरा समुदाय लोगों की भाषा, ये बहुत मायने रखता है। और मुझे अवसर मिला था जब 2019 को यूनाइटेड नेशंस डिक्लेयर किया था कि इंटरनेशनल ईयर ऑफ एंडेंजर्ड लैंग्वेज, चाहे इंटरनेशनल ईयर ऑफ इंडिजिनस लैंग्वेजेस। तो वो हिसाब से यूएन और यूएन का पार्ट होता है यूनेस्को। तो ये मिलकर वे लोग देखे, वहां से पूरा विश्व का जो हाईएस्ट ऑफिस है वहां से देखा गया कि पूरा दुनिया में प्राय 7,000 भाषाएं हैं और ये 7,000 भाषा धीरे धीरे विलुप्त होने का कगार में है। और जब भाषा को देखे, सब बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग हैं, सोशियोलॉजिस्ट लोग हैं, विद्वान लोग हैं, अनुभवी हैं, पूरा दुनिया में घूमते हैं, दुनिया के जितना बुद्धिजीवी हैं उनसे मिलते हैं। तो ये सबको उनसे जब वार्तालाप ऐसे डायलॉग होता है तो ये सबको देखते उनको पता चला, वे लोग भी महसूस किए, यूनाइटेड नेशंस महसूस किया कि यदि एक भाषा भी लुप्त हो जाए तो ये दुनिया नॉट ओनली लैंग्वेज और नॉट ओनली दैट पर्टिकुलर लिंग्विस्टिक स्पीकिंग ग्रुप, लेकिन विश्व के लिए ये बहुत हानि हो जाता है। नहीं मिस्टर बारला, आपने जो कहा इंडेंजर्ड यानी खतरे में है जो भाषाएं, खासकर जो आदिवासी भाषाएं हैं, तो आपको क्या लगता है भारत की कितनी भाषाओं में के बारे में आप इशारा कर रहे हैं? कितनी ऐसी भाषाएं हैं? जैसे जनगणना के हिसाब में यदि हिसाब सरकार जो दिया है, माने 705 शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, तो ऑलमोस्ट 705 इतना डिफरेंट भाषियों का आदिवासी ग्रुप है। अच्छा, उसके बाद जो हमारा अपना सोशल जस्टिस और सरकार का जो एक मंत्रालय है, वो स्टडी बोलता है कि वहां पर ये तो हम लोग शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, एक ग्रुप है जो आपके 705 बोल रहा है। दूसरा ग्रुप है नोमाडिक, सेमी नोमाडिक, नोटिफाइड ग्रुप एंड डी नोटिफाइड ग्रुप्स।
ऐसे बोलकर और 4 ग्रुप है जो कि जहां के पूरे ऐसे बहुत से आदिवासी लोग, ये उनका ग्रुप है। तो उसमें बोलता है अबाउट 1600 ऐसे डिफरेंट लैंग्वेज और लिंग्विस्टिक ग्रुप्स है, ये वाले हैं। तो इनका कोई हिसाब किताब नहीं है, माने अभी तक माने सेंसस में इनका एनरोलमेंट भी अभी तक नहीं हुआ है। बहुत दुख की बात है। तो ऐसे देखें तो पूरा भारत देश में अभी वे लोग 1600 और जो शेड्यूल ट्राइब ये जो कहलाते हैं तो ये लोग 700। तो ऑलमोस्ट 2200-2300 लैंग्वेज स्पीकिंग करने वाले लोग हमारा भारत देश में हैं। और उसी से मैं देखा जब यूएन में जब ऐसे बातचीत ऐसे हो रहा था 7,000। आप एक मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, यूएन आप किस संदर्भ में गए थे? हाँ, ये जानना जरूरी है हम लोगों को। ये ऐसे हुआ कि जब 2018 में एक ऐसे मीटिंग के लिए गया था, यूनाइटेड नेशंस परमानेंट फोरम ऑन इंडिजिनस इश्यूज। ऐसे एक आदिवासी लोगों का एक ऑफिस है वहां। ये आदिवासी लोग पूरा एक साल में कम से कम 10 दिन आते हैं पूरा विश्व से और अपने बीच में बात करते हैं। साथ साथ यूनाइटेड नेशंस जो मैकेनिज्म है जैसे ह्यूमन राइट्स, लैंग्वेज, कल्चर, यूनेस्को, यूएनडीपी, जितना भी विभाग है वो सबसे भी बातचीत करते हैं। तो ऐसे अवसर में जाए तो मैं भी एक बार सोचा कि मैं भी जाऊं, ऐसे बोलकर मैं चला गया। तो ऐसे पहले से भी बहुत लोग हमारा कहाँ एशिया देश में ऐसे डायलॉग हो रहा था किसके किसके साथ विभिन्न मूवमेंट जब होता है आदिवासियों के ऊपर, तो वो हिसाब से जान पहचान है। तो 2018 में मैं गया था, तो जब ऐसे लैंग्वेज का बात हुआ, अपना कल्चर का बात हुआ, तो फिर मेरे को बोले कि क्यों निकोलस जी आप नहीं लेते हो। तो वैसे मेरे को वहाँ एशिया के जितना आदिवासी लोग थे तो वे लोग मेरे को सिलेक्शन अपॉर्चुनिटी दिए कि आप यूनाइटेड नेशंस का अब एशिया लेवल से, जहाँ 49 कंट्रीज है एशिया देश में, तो ये कंट्री से आप रिप्रेजेंट करो। हमसे इंटरेक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली, हाँ। सामने देखते हुए मेरी तरफ भी, हाँ। है ना। तो उसमें जो आपको चुना गया, उसके बाद आपको वहाँ का रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर लोगों ने जो आदिवासी खासकर ट्राइबल कम्युनिटी जो है, ट्राइबल ग्रुप्स हैं, उन लोगों ने आपको सेलेक्ट किया और रिप्रेजेंटेशन के लिए। और इसके बाद का सिलसिला आगे क्या है वो हमें बताइए। तो उसके बाद क्या हुआ कि यूनाइटेड नेशंस में बार बार मीटिंग सब अरेंज किया, हाउ टू गो अबाउट, हाउ यू शुड डिजाइन द, हाउ यू शुड प्लान। तो ये सारे बात आया। तो 2-3 बार मैंने पूरा जो यूनेस्को का हेडक्वार्टर फ्रांस है, फ्रांस में है, पेरिस में, तो वहाँ हेडक्वार्टर कम से कम 4 बार जैसे गए थे। और वहां पर जब आते हैं तो पूरा विश्व के पूरा लिंग्विस्टिक एक्सपर्ट्स लोग हैं, प्लस डिफरेंट लिंग्विस्टिक स्पीकिंग ग्रुप्स लोग हैं, प्रोफेसर्स, वैज्ञानिक, सारे किस्म के लोग आते हैं। तो वहां पर 4 बजे से मीटिंग हुआ और वो मीटिंग आसपास शुरू में ऐसे प्लानिंग हुआ कि मैंने अब किसी को पता नहीं कैसे आगे बढ़े। तो इसे हम लोग जैसे हर एक कॉन्टिनेंट, कैसे महादेश 7 महादेश है, तो 7 महादेश से ऐसे मैं एशिया महादेश से था, वैसे अफ्रीका, अमेरिका, ऐसे दूसरे महादेश से थे। तो हम लोग 7 थे और यूएन से 3 ऑफिशियल लोग थे और फिर गवर्नमेंट का जो लोग थे वे लोग फिर 8-9 जैसे थे। तो ऐसे बोलकर हमारा पूरा 17 टीम हमारा था, जहां हम लोग पूरा ऐसे विचार विमर्श का रास्ता निकल रहे थे, हाउ टू गो अबाउट। तो वो बहुत से प्रपोजल हुआ और उसमें यह दिखा गया कि पूरा दुनिया में यूनेस्को का जो स्टडी है 7,000 ऐसे लैंग्वेजेस है और 5,000 लैंग्वेजेस माने एंडेंजर्ड 5,000 में है, 5,000। हाँ, तो ये विलुप्त होने का कगार में है, होने के कगार पर है। और जब उसी टाइम में मैं देखा हमारा इंडिया का तो 198 ऐसे हुआ, वो उनका स्टडी है। मैं तो सोचता हूँ उससे भी और ज्यादा होगा। अच्छा, 198 लैंग्वेजेस। हाँ, इंडिया का माने एंडेंजर्ड लैंग्वेजेस। अच्छा, उसमें ट्राइबल भी हैं और नॉन ट्राइबल भी हैं। ज्यादातर सब ट्राइबल है, ट्राइबल है, यानी ट्राइबल लैंग्वेजेस ही एंडेंजर्ड में है, ये कहा जा सकता है। तो आप वहाँ पे हम लोग थोड़ी सी जानकारी इसको और फास्ट करें कि वहाँ सॉल्यूशन के तौर पर आप लोगों ने क्या प्रस्ताव, किस तरह से आप समाधान की ओर बढ़े।
तो एक बात हमको समझना पड़ेगा सबको, माने जितना भी हमारा सरकार है, ब्यूरोक्रेट्स हैं और बुद्धिजीवी हैं, जो भी हैं और जो भी बात कर रहे हैं, हर व्यक्ति को हमको समझना पड़ेगा कि लैंग्वेज खाली लैंग्वेज नहीं है। दिस इज द माने थाउजेंड्स ऑफ इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। माने अभी ये पेड़ को साल पेड़ बोल रहे हैं, तो साल क्यों बोले? इसका भी एक्सपीरियंस हुआ है। ये मामूली से ऐसे साल नहीं बोल दिए, सब पूरा एक्सपीरियंस के साथ जो लोग यहाँ आसपास रह रहे थे वे लोग इसका नाम दिए हैं। और उसको भालू बोल दिए। क्यों भालू बोले? उसको देखकर, मैंने उसका एनवायरमेंट, उसका रहन, उसका चल चलन सबको देखकर उसको भालू बोल दिए। तो वो जो है नामकरण, हाँ, तो ये सब मामूली नहीं है। दीज आर ऑल साइंटिफिक विथ एक्सपीरियंशियल नॉलेज, हाँ, ऑब्जर्वेशन। ऐसे ऐसे होकर हर एक लैंग्वेज में ऐसे है। तो इसलिए कोई भी लैंग्वेज बने ऐसे मामूली नहीं है। विथ साइंटिफिक नॉलेज, एक्सपीरियंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ इयर्स, ये सब इसमें है। और यही लैंग्वेज क्या होता है, जैसे मैं खुद उरांव हूं, चाहे कुड़ुक ग्रुप का हूं, तो कुड़ुक यदि बोल रहे हैं तो ये एक ग्रुप है माने। तो ये ग्रुप में देखिए इनका रहन सहन, इनका बातचीत, इनका नाच गान, इसका इतिहास और इसका दृष्टिकोण, फिलोसफी, सारे चीज अलग है, यूनिक है। तो खाली उराम का नहीं, हर एक ग्रुप का भाषा और जो कल्चर है सब यूनिक है। और ये मैंने देखो कि ये भाई बहुत अच्छा है, मैं भी अच्छा हूँ, ये भाई भी अच्छा है, सबका ब्यूटीफुल मैंने कल्चर और लैंग्वेज बहुत ब्यूटीफुल है। तो इसको हमको देखना चाहिए। तो वो हिसाब से यूनेस्को, यूएन ने इसको देखा है कि ऑल लैंग्वेजेस आर ब्यूटीफुल, यूनिक एंड वी हैव टू अप्रिशिएट। तो इसको समझा है। तो भारत में देखता हूँ हम लोग ऐसे इसको नहीं समझते हैं माने। अच्छा, इसको नहीं समझ, हाँ, इसको नहीं समझ रहे हैं माने। खाली हमारा तो कर दिए, खाली 22 भाषा को बोल दिए कि हाँ ये होगा, राजकीय भाषा हो गया, हाँ ऐसे बोल दिए। और आदिवासी भाषा मैं देख रहा हूँ अभी 705 है और खाली 2 भाषा को रिकॉग्नाइज कर दिया, नहीं 2-3 भाषा को, संताली भाषा को और हमारा बोडो भाषा को रिकॉग्नाइज कर दिया। अरे भाई इतना भाषा है तो यदि रिकॉग्निशन करते हो सारे भाषा को करो और उनको अपॉर्चुनिटी दो, नहीं तो ये सब लेकिन हो रहा है। तो अभी इसी सब को देखते हुए मैंने अभी क्या हुआ यूनेस्को में, तो अब बैठ रहे हैं, मैंने वहां गवर्नमेंट बैठ रहा है और इंडिजिनस ग्रुप भी बैठ रहा है, यूनाइटेड नेशंस के ऑफिशियल बैठ रहा है। तो ये एकदम ट्रायंगल में ऐसे बैठ रहे हैं। अच्छा, और यहाँ पर बात हो रहा है तो यही सब बताता है मैंने, वी हैव टू रिकॉग्नाइज, वी हैव टू अप्रिशिएट एंड वी हैव टू फैसिलिटेट, वी हैव टू प्रमोट, प्रिजर्व, रिवाइटलाइज, ये सारी बात आया है। तो इसमें हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी सिग्नेटरी है। इट इज गवर्नमेंट ऑफ, ये तो बहुत अच्छा हुआ है। और साइन किया है भारत देश भी। तो इसलिए अभी अच्छा, एक तो सिग्नेचर हो गया है, ठीक है, बहुत अच्छा बात। तो सेकेंडली अभी जो भाषा भाषियां ऐसे माने कमजोर है, नहीं जैसे कुड़ुक भाषा, चाहे हमारा बिल्हर लोगों का भाषा, चाहे नगेशिया लोगों का भाषा, चाहे कोई भी हमारा ऐसे जो भी जंगल झाड़ में है, ऐसे भाषा सब जो विलुप्त होने का है, तो अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, चाहे अभी हम लोग जैसे गवर्नमेंट ऑफ झारखंड में बैठे हैं, तो ये सबको भी समझना जरूरी है। और ये भाषा सबको कैसे मने प्रोटेक्ट और प्रमोट और रिवाइटलाइज करेंगे, ये बहुत बड़ा चैलेंज है सबके लिए, चुनौती है, बहुत बड़ी चुनौती है ये। और मतलब इस दिशा में जो प्रयास होने चाहिए, उस पर क्या चल रहा है, हम आपसे ये समझना चाहते हैं। तो ये बड़ा चैलेंज है। कितना संतुष्ट हैं आप? हाँ, नहीं संतुष्ट तो मैं बिल्कुल नहीं हूँ। अच्छा मैंने कारण कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अभी तक तो उतना काम नहीं किया है। इवन गवर्नमेंट ऑफ झारखंड स्टेट कुछ काम करा है, जितना काम होना चाहिए नहीं हुआ है, नहीं तो। और अच्छा, मैं कुड़ुक हूँ, मैं भी उतना काम नहीं कर रहा हूँ। तो सबका जिम्मेदारी है, जो कम्युनिटी है उनका भी जिम्मेदारी है, गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का भी जिम्मेदारी है, सबका जिम्मेदारी है। तो इसलिए सबको मिलकर हम करेंगे तो हो सकता है। तो इसलिए अभी जैसे जब यूएन में और यूनेस्को में बैठ रहे थे, तो उसमें बात हुआ है कि नाउ देयर शुड बी चेंज इन द पॉलिसी, लैंग्वेज पॉलिसी, हाँ, नीतियों में बदलाव की जरूरत है। बस और देयर शुड बी चेंज इन द एजुकेशन सिस्टम, यानी शिक्षा प्रणाली जो है उसमें बदलाव होना है। कारण कि जो भाषा
भाषा, हर एक भाषा वही इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें शिक्षा है, नहीं, डेप्थ नॉलेज उसमें है, साइंस है, इसमें हिस्ट्री है, फिलोसफी है। तो दिस इज ए प्रोसेस ऑफ नॉलेज सिस्टम। चाहे जो एजुकेशन बोल रहे हैं वो नॉलेज हमारा लैंग्वेज में है, लैंग्वेज में है। हाँ। दरअसल निकोलस साहब, एक चीज जो मैं समझना चाहता हूँ, क्योंकि यूएन का इतना इंटरेस्ट है कि भारतीय, खासकर मैं तो भारतीय परिप्रेक्ष्य में ही बात करूंगा, तो भारतीय भाषाओं, खासकर जो आदिवासी भाषाएं हैं, उसको लेकर उनकी सहानुभूति है, ऐसा लगता है। और उस सहानुभूति के कारण यूएन की ओर से कुछ फंडिंग वगैरह भी आती है क्या? और फंडिंग आती है तो क्या भारत सरकार उसको सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर रही है? क्या प्रक्रिया क्या है? आपने के नजदीक से देखा है उन चीजों को? नहीं, बहुत अच्छा सवाल एकदम। तो देखिए, अभी यूनाइटेड नेशन सिस्टम जो भी ऐसे नीडी देश है, गरीब देश है, नहीं, जैसे हमारा पूरा भारत देश एक गरीब देश है, डेवलपिंग कंट्री वो स्टेज में आता है, तो इसलिए जरूर मैंने यूनाइटेड नेशन से भी बहुत सपोर्ट सिस्टम होता है, बहुत से फंड आता है। तो अपना जो भाषा, संस्कृति, ये सब के लिए भी बहुत पैसा आता है। तो क्या हो रहा है, ये सारे जो फंड आता है तो प्राय एक तो यूनिवर्सिटी में चला जाएगा रिसर्च के नाम से, चाहे कोई कंस्ट्रक्शन का, कोई बिल्डिंग का नाम से, ऑफिस के नाम से, ऐसे ऐसे होकर मैंने जितना भी फंड आता है मैक्सिमम फंड वो हिसाब से चलाता है। ऑफिस बनाने में, ऑफिस मेंटेन करने में, ऑफिसर लोगों को बैठाने में वो चला जाता है। लेकिन प्रैक्टिकली अभी यदि अपना भाषा को बोलें तो अच्छा हमको स्टडी चाहिए कि हमारे भारत का, चाहे हमारे झारखंड प्रदेश का कौन कौन सा भाषा है ऐसे पूरा विलुप्त के कगार में है। हाँ, तो ये सबको पूरा आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। अच्छा, तो क्या होता है, यूनिवर्सिटी हमारे प्रोफेसर लोगों को बैठा देंगे उधर, और वे लोग कहाँ कहाँ क्या क्या निकलेंगे, ठीक है, अच्छा है, लेकिन उसके बाद वो खाली बुक में आ जाएगा माने, उसके बाद वो खत्म हो जाता है, विच इज अनफॉर्चुनेट माने। तो असल में जब, इसलिए ये पॉलिसी का बताया है अभी मैंने, तो हम लोगों ने यूनाइटेड नेशन से प्रपोजल दिया कि इसको यू चेंज द पॉलिसी, इसे बोला गया है। तो पॉलिसी कहाँ कहाँ चेंज होना चाहिए, अपना एजुकेशन सिस्टम में। तो बच्चों को पूरा अपने माँ का भाषा में, मातृभाषा में पढ़ाओ इमीडिएट, नहीं, ऐसे सबको लाए हैं। तो अभी उसके ऊपर वो फंड सब यूटिलाइज होना चाहिए। और अच्छा, खाली उतना खाली नहीं है, खाली एजुकेशन में खाली नहीं हो सका। तो जो भाषा और जो सांस्कृतिक कल्चर है, अभी बहुत लोग, लड़का लड़की लोग नाचने नहीं जान रहे हैं, गीत गाने नहीं जान रहे हैं, बजाने नहीं जान रहे हैं, तो ये सबको कल्चरल एक्टिविटी करने से तो होगा। अभी तो ऑलमोस्ट ये भी खत्म हो जा रहा है। तो इसलिए ये जो फंड्स वगैरह आता है, तो पॉलिसी के तहत माने गांव चाहे वो कम्युनिटी तक पहुंचना चाहिए। तो ये पॉलिसी में आना है। अच्छा, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ झारखंड हो, चाहे कोई भी स्टेट गवर्नमेंट हो, सब माने वो हिसाब से देखना चाहिए। नॉट ओनली यूनिवर्सिटी, लेकिन हमारे गांव, पहाड़ जंगल में जो आदिवासी गांव सब है, जो जिसका भाषा खत्म हो जा रहा है, तो इसको रिवाइव करने के लिए वो प्रकार का पॉलिसी में बहुत सही है। हाँ, चेंज लाना जरूरी है। ये जो आप कह रहे हैं बातें, ये अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण है। और खासकर जब आप कह रहे हैं कि जो सहयोग जो मिलता है इस भाषा को जीवित रखने के लिए, संस्कृति को जीवित रखने के लिए, उस सहयोग की राशि या उससे जो संसाधन है उसका सही मायने में उपयोग की जरूरत है। और वो कैसे हो, वो आपने अभी जैसा कहा कि शिक्षा प्रणाली, हमारी शिक्षा प्रणाली में एक जबरदस्त बदलाव की जरूरत है। आपने ही चर्चा की कि कैसे मातृभाषा को हम शिक्षा प्रणाली के नींव के साथ, उसका जो फाउंडेशन है उसके साथ जोड़ें, और इसको कैसे आगे बढ़ाने की जरूरत है। आप निकोलस साहब जैसा कह रहे हैं, उससे ये तो लगता है कि खासकर भाषा को लेकर, संस्कृति को लेकर अब जो नई पीढ़ी है उसकी भी कहीं न कहीं लाचारी या उनका अनदेखापन साफ झलकता है। उनके जेहन से ये बातें हट रही हैं, नाच गान कैसे करें, संस्कृति को कैसे बचाना है, इन चीजों पर भी काम की जरूरत है। तो हम इस पर ये समझना चाहते हैं कि आपने तो बहुत नजदीक से कहा झारखंड के गांव, क्या आसान है
कि वो फंड जो है या वो संसाधन जो है वो गांवों तक पहुंचे, आम आदमी तक, जिस आम आदमी या आम जमीनी संस्थाओं तक पहुंचे। इस दिशा में क्या होना चाहिए? या राइट, तो इसलिए जितना भी हमारा यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, सोशल एक्टिविस्ट लोग हैं, तो ये सबको भी जानना बहुत जरूरी है, माने समझना बहुत जरूरी है। कारण कि अच्छा, सरकार बोल देने से खाली सरकार अभी भारत सरकार बोलेंगे तो भारत सरकार में कौन सा डिपार्टमेंट और कौन सा मिनिस्ट्री इसमें इन्वॉल्व है, अच्छा उनको क्या सही सलामत कैसे हम लोग प्रपोजल देंगे, कौन अप्रोच करेगा, सारी बात है नहीं कि। तो फिर वैसे ही स्टेट में भी कैसे बुद्धिजीवी लोग, प्रोफेसर लोग सरकार को कैसे उनको प्रस्ताव सब देंगे, है ना, ये सब है। कम्युनिटी को भी वैसे अवेयरनेस होना पड़ेगा कि कम्युनिटी भी नहीं, हमारे भाषा को और हमारे कल्चर को सुरक्षित और इसको बढ़ावा देने के लिए ऐसे ऐसे एक्टिविटी करना पड़ेगा। तो सबका जिम्मेदारी है, इसलिए तो खाली सरकार को भी हम लोग नहीं ब्लेम कर सकते हैं। सब लोग हम लोग साथ में रहेंगे तो पॉसिबल नहीं। जैसे मैं मेरे साथी लोगों का इंडोनेशिया से मैं मुलाकात किया, तो वहां पर स्कूल चलाए, मैंने अपना भाषा में चलाए। तो सरकार जब शुरू किए तो बिल्कुल नहीं देखा ये क्या कर रहे हैं बुढ़बाग लोग, ऐसे बोल दिए नहीं। तो लेकिन वहां का आदिवासी लोग देखे कि नहीं, अपना भाषा में लड़के अच्छा कर रहे हैं। तो फिर अभी लास्ट ईयर मैं उनसे ऑनलाइन में बात कर रहा था कि सिचुएशन कैसे है। तो अभी उनका 25-30 साल हो गया, तो लेकिन वे लोग अपना भाषा को और स्कूल को अपना भाषा में ही चल रहा है, अपना बच्चे लोग। अच्छा। वो गवर्नमेंट पैसा दे नहीं दे उसके ऊपर कोई उनका फर्क नहीं पड़ा। तो ये लोग चलाते गए 25-30 साल, इससे साल हो गया। तो अभी क्या हुआ है, अभी जितना गवर्नमेंट स्कूल था कोई नहीं बचा जाते हैं वहाँ। अच्छा। तो सब बच्चे वो अपना स्कूल में जा रहे हैं। तो अभी गवर्नमेंट क्या हो रहा है, मजबूरी होकर अच्छा ये स्कूल ठीक है, अभी सपोर्ट करो, इस बार। तो मैं देखा हूँ यहाँ हमारे पास में ही जो लूट डिपा स्कूल है, कुड़ुक भाषा और इंग्लिश भाषा में एकदम फर्स्ट क्लास है। लूट डिपा बहुत प्रचलित है इसका नाम। उसके बाद मैं भी गया था असम में, वहाँ एक मिसिंग ट्राइब है। हाँ, अच्छा। उनका भी वैसे स्कूल घर है। अच्छा। और कोई ईटा घर ये सब का जरूरत नहीं है, वे लोग पूरा बांस का घर बनाए हैं। वो सामने में पक्का बिल्डिंग है, स्कूल घर। लेकिन मिसिंग ट्राइब का जितना भी बच्चे लोग पढ़ रहे हैं वो बांस के घर में पढ़ रहे हैं। और मैं ठीक एक दिन उस दिन सरस्वती पूजा था, तो मैं गया वहाँ, मेरे को वहां पर लिया गया, ये सर यहाँ बोले, तो गया वहाँ। तो मैं देखा पूरा आदिवासी बच्चे लोग अपना पूरा वेशभूषा और अपना बजा कीर्तन और नाच गीत सब कर रहे हैं। मेरे को अच्छा लगा, क्यों उधर नहीं जुड़े? नहीं हमारा तो सरस्वती के साथ सर कोई ताल्लुक नहीं है। हमारा अपना है सर, अपना है। तो इसलिए अपना हिसाब से हम लोग कर रहे हैं, हम अपनी संस्कृति के मुताबिक कर रहे हैं। एकदम मेरे को सुनकर बहुत अच्छा लगा। तो यही तो यूएन सिस्टम बोल रहा है, नहीं यही बोल रहा है। तो फिर मैं उनसे बोला, तो रिजल्ट कैसे होता है ये स्कूल का? तो मैं जब मास्टर लोग बोले कि सर बीते साल यही हमारा बम्बू, यही बांस का घर से ये स्कूल से पूरा होल असम में द सेकंड बेस्ट स्टूडेंट वो फ्रॉम दिस मिसिंग ट्राइब, बम्बू घर से। सेकंड वाला और फोर्थ वाला वो बम्बू स्कूल से निकले थे, मैंने होल असम में। मुझे ये चीज लगता है आपकी बातचीत से ये लग रहा है कि एक ऐसे जन आंदोलन की जरूरत है जहां जमीन पर बैठे जो लोग हैं वो समझ सकें कि हमारी भाषा, हमारी संस्कृति कितना महत्वपूर्ण है। और उसका जब ये आंदोलन जब चल निकलेगा तो तब जाकर सरकार की आंख भी खुलेगी। जैसा इंडोनेशिया में आपने बताया, इंडोनेशिया में जैसे सरकार ने बाद में फंडिंग करना शुरू कर दिया। शुरू में तो नजरअंदाज किया सरकार ने, और बाद में उन्हीं इंडिजिनस स्कूल्स को ही फंडिंग करना शुरू कर दिया। ये होता है आंदोलन का असर। क्या लगता है झारखंड या भारत के आदिवासी जो इलाके हैं वहां पे ऐसे आंदोलन कैसे होंगे? हाँ, वो बहुत अच्छे सवाल है। और हम बात कर रहे हैं असल में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो कल्चरल डिपार्टमेंट है ना, लैंग्वेज डिपार्टमेंट है, उनसे बात कर रहे हैं, सेक्रेटरी से बार बार बात कर रहे हैं। हम लोग 2019 शुरुआत में गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश का साथ पूरा 250 से ऊपर
आदिवासी प्रोफेसर लोगों का लेकर एक बड़ा मीटिंग किए थे, वो स्पॉन्सर्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश, ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट। तो वहां पर बैठे थे और पूरा कहाँ से शुरू करेंगे, तो गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश का जो अपना आदिवासी वेलफेयर मिनिस्ट्री है, तो बोले कि हम ठीक करेंगे ऐसे बोले। तो ठीक वहां पर ऐसे बैठे थे, 3 रोज का पूरा प्रोफेसर लोगों का ऐसे बातचीत हुआ। तो दैट वाज द फर्स्ट टाइम दैट भारत में भी माने ये प्रकार का सरकार सब सामने आ रहा है। अभी हम लोग गए थे असम सितंबर महीना में, तो असम और त्रिपुरा और सब माने वो महाराष्ट्र, राजस्थान, अपना झारखंड, ये सब माने कोई एमएलए, कोई एमपी, मंत्री, ये सब बैठे हुए थे और बुद्धिजीवी लोग बैठे। तो वहां पर भी ये सब बात हो रहा है। तो यहाँ अभी हमारा झारखंड सरकार से अभी बातचीत उसके लिए कोशिश कर रहे हैं, ताकि जैसे झारखंड हमारा एक अच्छा प्रदेश है जहाँ पर बहुत आदिवासी लोग हैं, एक्टिव लोग हैं, और साथ साथ में हमारा जितना बुद्धिस्ट भी हैं, हमारा आदिवासी, गैर आदिवासी सब लोग मिलकर यहाँ एक अच्छा वातावरण है। तो यहाँ पर एक अच्छा माहौल बना सकते हैं। हाँ, तो थोड़ा सा हमारे गवर्नमेंट को थोड़ा सा पॉलिसी बनाने में हम उसको मदद करना चाहिए। कैसे होने से एजुकेशन पढ़ेंगे, जैसे लूट डिपा है ना, ज्वलंत एग्जाम्पल है। लूट डिपा में मैं गया था, बच्चे पूरा कुड़ुक भाषा में बात करते हैं और इंग्लिश भाषा में करते हैं, वो हिंदी नहीं जानते हैं। ऐसे है। तो अच्छा। और उनका जो स्वभाव है, देखो उनका हॉस्टल गया था, मेरे को हाथ में धो दिए बहुत अच्छे से, है वो मालिश भी कर दिए, सबको संस्कार जो है, और एकदम वो बच्चा, मैं ऐसे चला गया तो बैठा कर ऐसे पूरा आराम से बोल रहे हैं, सर कैसे कैसे, वो कुड़ुक में पूछे और उसके बाद इंग्लिश में पूछे। देख रहा हूँ मैं, अरे बाप रे, बहुत स्मार्ट बच्चे हैं। और रिजल्ट भी देखा, उनको पूछा तो उनका प्रिंसिपल बोला कि माने 100% पास, फर्स्ट क्लास हो भी एकदम। देखिए तो लूट डिपा का एग्जाम्पल, तो इसे अपना इस झारखंड में ही ऐसे एग्जाम्पल है। तो यदि हमारा स्टेट गवर्नमेंट ये सब बात को लेकर जहां जहां आदिवासी बहुल एरिया है, उस एरिया में उसी लैंग्वेज के ऊपर थोड़ा एजुकेशन सिस्टम को करें, तो ये सब पॉलिसी बनाना पड़ेगा। और हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स लोग हैं, बड़ा ऑफिसर लोग बैठे हैं, तो उनको थोड़ा जस्ट कंसिडरेशन करना है। और देखो लूट डिपा यदि फर्स्ट क्लास 100% पास करवा रहा है प्लस 2 में, तो क्यों ये सब बच्चे भी नहीं कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, सब कर पाएंगे। यानी मॉडल के तौर पर लूट डिपा जैसे स्कूलों का चयन भी हो और उनको बढ़ावा दे, उनको बढ़ावा दिया जाए। एक चीज जो है अभी हाल फिलहाल में भाषा में लिपि की जो जरूरत है, उस पर भी हम चर्चा करें। लिपि अक्सर ये कहा जाता है कि बोली, आदिवासी बोली तो बहुत पुरानी है, और लेकिन इसको जब तक आप लिपि में नहीं लिपि की जरूरत महसूस नहीं करेंगे, तब तक आप इसकी पुस्तकें नहीं पब्लिश कर पाएंगे। अब तो इंटरनेट का जमाना है, उसके लिए भी लिपि की जरूरत है। तो अभी जो कुरुक भाषा में एक लिपि विकसित हुआ है तोलंग सिकी के नाम से, उसके बारे में आपकी क्या राय है? नहीं, एकदम लिपि नहीं, ये तो बहुत विद्वान लोग बने, चाहे सोशियोलॉजिस्ट, चाहे एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने, वो कैसे आवाज निकल रहा है, मैंने ऐसे सब जब आवाज निकल रहा है, तो ये सबको स्टडी कर एंथ्रोपोलॉजिस्ट सेंस में, तो उसके बाद वो लैंग्वेज किया है। जैसे ना बहुत खुशी की बात है, हमारा कुड़ुक भाषा का है, मुंडा भाषा में है, हमारा संताली भाषा का है ने, और खड़िया भाषा में है। ये तो बहुत खुशी की बात है। मैंने वो हमारा उड़ीसा में भी उड़िया भाषा में है, तो नहीं संताली तो हमारा वो तो इधर का है। हमारा मुर्मू साहब हमारा मयूरभंज जिला के ही थे, तो नहीं साउथ उड़ीसा में भी है, नाम नहीं जान रहा अभी, तो ऐसे निकल रहे हैं मैंने। तो अभी इसमें क्या होता है, जस्ट मैंने गवर्नमेंट का सपोर्ट थोड़ा होना चाहिए, रिकॉग्निशन एंड सपोर्ट सिस्टम। ऐसे गवर्नमेंट तरफ से मैंने पॉलिसी, इसलिए पॉलिसी बहुत इम्पोर्टेंट, तो ऐसे थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाए तो विद्वान लोग हैं, सब समाज में विद्वान लोग हैं। अब देखिए ना, ये डॉक्टर नारायण राव ने इस तरह से तोलंग सिकी लिपि का जो उन्होंने विकास किया, और आज कहाँ तक, अब तो सरकारों ने भी मान लिया है, झारखंड सरकार, ये बंगाल की सरकार, असम में भी, उड़ीसा में भी, अब ये तोलंग सिकी लिपि के तौर पर इसकी पहचान बन चुकी है। और आप लोगों के हिसाब से आप लोगों ने इसको काफी सहयोग किया है। तो एक चीज तो हुआ ये भाषा, संस्कृति और लिपि, लेकिन आप मैं ये हालांकि
समय बहुत कम है हमारे पास, लेकिन निकोलस साहब से मैं शायद अगले अंक में मैं और बात करना चाहूँगा। झारखंड की अर्थव्यवस्था, यहाँ के जो आंदोलनों का एक सिलसिला चला है, और झारखंड का उभरना ही आंदोलन के बूते पे हुआ। और आपको बताएं कि निकोलस बारला जी झारखंड आंदोलन ही नहीं, यहाँ कोयल कारो आंदोलन में काफ़ी एक्टिव भूमिका में रहे हैं। इनकी पहचान बल्कि वहाँ से है। और थोड़ा आप बहुत संक्षेप में अगर आप बता सकते हैं कि झारखंड के आंदोलनों के बारे में। नहीं, एकदम। जब तो मैं सोचता हूँ, मैं कुड़ुक हूँ, मेरा पूर्वज लोग भी इधर ही थे ने, तो मेरे को ऐसे महसूस होता है कि नहीं, झारखंड भी मेरा घर है ने, ऐसे मेरे को समझ है। और झारखंड का जितना भी भाई बहन लोग हैं अपना ही लोग हैं, कोई पराया नहीं है। आप तो उड़ीसा के हैं, लेकिन आप मानते हैं पूरा इलाका जो है वो असम भी जाता हूँ, सब अपने लोग नहीं, और गुजरात जाता हूँ, राजस्थान जाता हूँ। मैंने जब आदिवासी से लोग मिलते हैं तो हम लोग पूरा मिल जाता है, डिफरेंस नहीं है जी। तो जो मूवमेंट बोल रहा है, ये कोई मूवमेंट नहीं है, ऐसे नहीं बोलोगे। ये है माने असर्शन ऑफ माय नेचुरल राइट्स, माय नेचुरल हेरिटेज। नहीं, अभी जंगल के लिए बोल रहे हैं, जंगल का मूवमेंट अब विस्थापित कर रहे हो, तो क्या हो रहा है उसमें कि जो मेरा जंगल था, जो मेरा जमीन है, जो मेरा कल्चर है, अब इसको विस्थापित कर कैसे करेंगे? तो ये मूवमेंट नहीं है, ये असर्शन ऑफ द नेचुरल हेरिटेज ऑफ द पीपल, ये है। तो इसलिए देखते हैं, तो जो दूसरा सरकार देखता है, कोई दूसरा लोग देख देते हैं, तो ये लोग आंदोलनकारी हैं, ये लोग विरोधा लोग हैं, ऐसे बात करते हैं। वैसे नहीं है, ये असर्शन ऑफ माय नेचुरल राइट्स, नेचुरल हेरिटेज। और हेरिटेज बहुत बड़ी बात है, कारण कि मैं इस जंगल में हूँ, यहाँ से बढ़ा हूँ, मेरा पूर्वज लोग यही आसपास थे, और मेरा खेत है, यहाँ पर जी रहा हूँ, तो सबसे मेरा नाभि जुड़ा हुआ है इसमें, यहाँ का हवा पानी जुड़ा हुआ है। तो आप कैसे मेरे को विस्थापित करोगे? तो मेरा असर्ट कर रहा हूँ, तो आप लोग उसको देखते हैं आंदोलन कर रहा है, विरोध कर रहा है, ऐसे सोचते हैं, ऐसे विरोध कर सब। आप भी अच्छी तरह जियो, मेरे को भी अच्छी तरह जीने दो, बस इतना तो बोल रहा हूँ। हाँ, जीने दो। हाँ, तो इसमें आपका भी भले है, मेरा भी भले है। लेकिन आप जब माने मेरे को पूरा प्रेशर डालते हो, जेल ले जाते हो, और मेरे को भगा देते हो, तो मैं क्या, मेरा भाई बहन लोग अभी मुंबई में है, इसी तरह से ने वो खजार कारखाना बना दिया आप लोग, मेरा जमीन ले गया और मेरे को भगा दिया, तो मेरे जीने का राह नहीं है। तो मेरा भाई बहन लोग अभी दिल्ली में है, मुंबई में है, हैदराबाद में है, पूरा होल इंडिया में भरे हुए हैं। तो ये तो ठीक नहीं है। तो भाई हम तो इसको मूवमेंट नहीं बोलेंगे। जो मेरा नेचुरल हेरिटेज था, मेरा जो धरोहर है, पूरा पारंपरिक धरोहर है, ये सबको आप बर्बाद कर रहे हो। तो इसीलिए जितना मूवमेंट हो रहा है, मैं तो बोलूंगा कि सबको देखो, बराबरी है, आपका जितना अधिकार बनता है, मेरा भी उतना अधिकार बनता है। तो मेरा राइट्स को क्यों ऐसे जबरदस्त कर रहे हो? ऐसे करना ठीक नहीं हुआ। यानी सिंपल सी बात ये है, निकोलस साहब जो कहना चाहते हैं उसके अनुसार जो कुटिलतापूर्ण राजनीति है वो ना आ जाए, हमारे समाज के लोग उसको उस नजरिए से ना देखें। हमारी सरकारें, सत्ताधारी जो दल होते हैं वो, या फिर जो भी राजनीतिक दल हैं, उनको इस तरह से ये नजरिया छोड़ना पड़ेगा। अगर वाकई में सहानुभूति रखते हैं जनजातीय समाज के साथ, तो उनको इस नजरिए को अपनाना पड़ेगा कि ये अपनी भावना प्रकट करने के लिए इन आंदोलनों का सहारा लेते हैं, न कि इनमें कोई नकारात्मकता है। कोई नकारात्मकता नहीं है। तो आज के लिए मैं आपसे आपका बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। बहुत धन्यवाद। अच्छा, और अगर कोई संदेश आप कहना चाहते हैं जो समाज के नाम से, बहुत संक्षेप में 2-4 सेंटेंस में अगर आप कह सकें। देखिए, जब झारखंड को देखता हूं मैं गहराई से, यहाँ इतना सुंदर, माने कल्चरल दृष्टिकोण से और नेचुरल सेटअप के दृष्टिकोण से, हवा पानी के दृष्टिकोण से, जितना यहाँ पर दौलत धरोहर है ने, संपदा जो है, ये सबको देखने से मैं देखता हूँ कि सरकार और यहाँ का लोग, पूरा स्टेट का लोग, सब लोग मिलकर ये झारखंड को हम लोग एक नंबर का देश बना सकते हैं पूरा देश में। और जो डेवलप्ड कंट्री बोला जाता है, झारखंड ही एक डेवलप्ड स्टेट हिसाब से इसमें पॉसिबिलिटी है, इसमें मॉडल बन सकता है पूरा देश में। तो इसलिए सबों का सहयोग एकदम चाहिए। वो हिसाब से पूरा गांव का लोग कैसे सामने आए, हमारा जो सरकार लोग हैं, ऑफिसर लोग हैं, सब लोग कैसे इसका प्लानिंग करें, ऐसे कर पूरा
एक नंबर का देश, एक नंबर का प्रदेश पूरा भारत देश में हम बना सकते हैं बना झारखंड को। सकते हैं। तो ये तो मेरा उम्मीद है और यही मैं देखता हूँ फ्यूचर बहुत में। बहुत 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 आभार आपका, आपसे बहुत सारी बातें सुनने जानने को मिली। और आप लोगों ने भी सुना कि एडवोकेट निकोलस बारला काफी दूर तक दुनिया भर में झारखंड की संस्कृति, आदिवासियों की संस्कृति, भाषा पर ये काम लगातार करते रहे हैं। कई मूवमेंट में ये शामिल रहे हैं। और आज की बातचीत तो हम लोग यहाँ समाप्त करेंगे, लेकिन हम चाहेंगे कि अगली बार जब इनकी यात्रा होती है रांची में, तो हम लोग फिर से इनका वक्त लेंगे और कई और पहलुओं पर इनसे बातचीत करेंगे। तो आज के लिए बहुत धन्यवाद एडवोकेट बारला का, और आप दर्शकों का भी जुहार और बहुत धन्यवाद। अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अपनी बातें हमें बताइए कि आपको यह बातचीत में क्या खास बातें लगी। अगर कुछ कमियां हैं तो उसको भी इंगित कीजिए। हम चाहते हैं कि आपकी भी रुचि और आपकी सहभागिता इस तरह की बातचीत में हो। आज के लिए बहुत धन्यवाद। नमस्कार।